गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है? Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon, sir. So, answer writing is an art. I hope you all will agree with this. And there is no such format for answer writing in Delhi University. It is all only आपको यदि कॉपी दी जाएगी तो आप कौन सी कॉपी को ज्यादा मार्क्स देंगे और कौन सी कॉपी को कम मार्क्स देंगे। सिर्फ इसी बात पर आप सोच सकते हैं कि अगर मैं आपको 2-3 कॉपी दे दूं और मैं बोलूं कि इसको इवेलुएट करिए, तो व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू लुक फॉर इफ यू हैव नॉट बीन गिवन एनी मॉडल आंसर कि ये सारी चीजें आपको आंसर में खोजनी है और इसी चीज के ऊपर आपको मार्क्स देना है। तो व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट चेक एंड फाइंड, यू विल जस्ट कंपेयर द कॉपीज। जो भी कॉपीज आपके सामने आएगी ना, उनको कंपेयर करके फिर उनको नंबर देते हैं कि इसकी कॉपी उससे बेटर थी तो इसको ऑब्वियसली उससे ज्यादा मिलना चाहिए। तो यही फंडा आपके यहाँ भी चलता है, यही फंडा आपके यहाँ भी चलता है, क्योंकि हेयर ऑल्सो कोई मॉडल आंसर सर्कुलेट नहीं की जाती है एग्जामिनेशन कमेटी के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ भी आपको देखा जाएगा कि ऐसे ऊटपटांग मार्क्स भी मिल जाते हैं कभी कभी, विच यू डू नॉट एक्सपेक्ट। द रीजन इज कि आपकी कॉपी किसके पास गई है, यू नेवर नो, एंड सिंस देयर इज नो यूनिफॉर्म आंसर, देयरफॉर देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द कॉपी टेकिंग। और इसीलिए अच्छा लिखने के बावजूद भी आपको कभी कम मार्क्स आ जाते हैं और कभी आपने ज्यादा नहीं लिखा है फिर भी आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मूड एंड द नेचर ऑफ द पर्सन जिसके पास की आपकी कॉपी गई है। बट वी एज अ स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बीच का रास्ता भी मौजूद रहता है एक बैलेंस आंसर लिखने के लिए, कि कॉपी चाहे किसी के पास भी चली जाए, हमारा जो आंसर है इतना मार्क्स तो हमें मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमें बीच का रास्ता जो है इख्तियार करना है। इतना ज्यादा भी नहीं लिख देना है कि टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाए, कोई कोई है ना, ज्यादा लिखने पर भी कोई कोई टीचर मार्क्स काट देते हैं, कोई कोई टीचर कम लिखने पर भी अच्छा मार्क्स देते हैं। ओके, सो इन दैट केस आप लोगों को एक बीच का आंसर जो है वो प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। नाउ व्हेन आई से बीच का आंसर, बैलेंस्ड आंसर, व्हाट डज दैट मीन? इट वेरीज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो है वो वैरी करता है। इट इज नॉट दैट कि एक सब्जेक्ट में जैसा है बाकी सब्जेक्ट में भी वैसा होगा, बिकॉज सब्जेक्ट ही अलग है तो नेचर अलग है। एक क्रिमिनल है, एक सिविल है, एक में आपके स्टैट्यूट है, एक में आपके क्लासिकल लॉ है। तो इसीलिए ये वैरी करता है। अभी तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर देखकर इतना तो जान लिया होगा कि यहाँ पर आंसर लिखने के लिए यू डू नॉट हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन हम इस बात पर भी चर्चा नहीं करेंगे कि क्या फॉर्मेट होनी चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको मार्क्स कैसे आए, मुझे इससे मतलब है। कोई फॉर्मेट बताकर फिर आपको उसमें टीचर के पास चला जाएगा जिसे वो फॉर्मेट पसंद नहीं आएगा, तो फिर इससे आपका फायदा नहीं होगा। तो मैं आपको फॉर्मेट बताने से ज्यादा अच्छा समझूंगा कि मैं आपको मार्क्स कैसे ज्यादा लाया जाए ये बता दूं। ठीक है, तो उसके लिए जो बीच का रास्ता है, वो बीच का रास्ता ये है कि सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट कौन सा आप लिख रहे हैं उसको इवेलुएट करना है, मतलब उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं। If I take criminal law, ठीक है, you know that criminal law is filled with technicalities. क्रिमिनल लॉ के अंदर टेक्निकलिटी भर भर के है। अब जब मैं कहता हूँ टेक्निकलिटी भर भर के है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे आंसर में भी टेक्निकलिटी दिखनी चाहिए, मतलब इट शुड बी डिफरेंट देन अ लेमैन्स आंसर। एक पर्सन जिसे क्रिमिनल लॉ नहीं पता है उसके आंसर से आपका आंसर डिफरेंट होना चाहिए। अब वो डिफरेंट कैसे होगा? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एक टॉपिक की बात करूं, ठीक है, सपोज यू हैव टू राइट एन क्वेश्चन जिसमें कि आपको एफआईआर के बारे में लिखना है। ठीक है, अब ले मैन जो है, जो कि नहीं जानता है कि एफआईआर होती क्या है, बस वो ये जानता है कि कोई प्रॉब्लम होने पर, ऑफेंस होने पर पुलिस के पास हमें जाना है और पुलिस को बताना है सारी चीजें। पुलिस जो है एक, जो भी मैं बताऊंगा उसे लिखेगी और उसको लिखने के बाद वो मुझे एक कॉपी दे देगी। कॉपी देने के बाद में फिर वो एफआईआर दर्ज हो गया। ये लेमैन जानता है, मतलब अगर कोई कॉमन बंदा होता तो उसको ये पता है। ठीक है, लेकिन एज ए लॉ स्टूडेंट आपको इतना से काम नहीं चलने वाला। आपको क्या, आपको ये आंसर एफआईआर वाला क्वेश्चन में कैसे लिखना होगा? एफआईआर सेक्शन 154 में डिफाइंड है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर अबाउट एफआईआर, दैट एफआईआर कैन the ingredients of FIR are mentioned under section 154 of the Criminal Procedure Code 1973.
अब जैसे ही आपने सेक्शन बताया, नाउ यू आर बीइंग स्पेसिफिक एज अ लॉ स्टूडेंट, नाउ यू आर इन टर्म्स विद अ लॉ स्टूडेंट। आप लॉ स्टूडेंट के जैसा अब आपका आंसर दिखने लगेगा, क्योंकि आपने सेक्शन बता दिया। फिर क्या बताएंगे, सेक्शन 154 के क्या क्या एलिमेंट्स है। तो 154 के एलिमेंट्स को देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि सबसे पहले आप या तो रिटर्न में दे सकते हैं या ओरली अपना एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप रिटर्न में देते हैं तो फिर वहां पर वो पर्सन जो भी कांस्टेबल है जो एफआईआर दर्ज कर रहा है, जो भी रिटर्न में दिया गया है उसको अपने रजिस्टर में लिखता है, एफआईआर वाले रजिस्टर में, और फिर उसके बाद वो आपका सिग्नेचर लेता है, और सिग्नेचर लेने के बाद फिर आपको पढ़कर नहीं सुनाने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी वो आपने लिख कर दिया है। देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग इट, reading it out to you. But if an oral FIR is given, if an oral FIR is given, then in that case oral FIR के अंदर में आपको जो कांस्टेबल है, he will write each and every sentence that you have said. हर सेंटेंस वो लिखेगा, और हर सेंटेंस को लिखने के बाद में आपको फिर पूरा पढ़कर सुनाएगा कि उसने क्या लिखा है, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि जो आपने कहा है वही कांस्टेबल ने लिखा है। और ये पढ़ के सुनाने के बाद, ये रीड आउट करने के बाद, then he will ask you to do a signature on the FIR so that to confirm कि आपने जो लिखा है, मतलब आपने जो बोला है वही मैंने लिखा है। अब आप बाद में नहीं बोल सकते थे, कि बाद में जाकर नहीं बोल पाएंगे कि मैंने तो कुछ और बोला था, इसने कुछ और लिख दिया। क्यों? क्योंकि दिस इज द प्रोसीजर ऑफ एफआईआर, और ये प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही वो एफआईआर जो है वो वैलिड एफआईआर होगा। इट मींस दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ एन एफआईआर, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एफआईआर, कि रीड आउट किया गया, उसके बाद सिग्नेचर लिया गया, सिग्नेचर को लेने के बाद में आपने एक कॉपी जो है इंफॉर्मेंट को दे दी जो आपके पास एफआईआर लिखवाने के लिए आया है, और फिर उसके बाद एक कॉपी जो है अपने पास रख ली, और एक कॉपी मजिस्ट्रेट के पास चली जाती है। ठीक है। अब ये जो एक कॉपी मजिस्ट्रेट के पास चली गई, ये मजिस्ट्रेट उस समय कॉग्निजेंस तो नहीं लेता है, क्योंकि अभी तक उसके पास कोई रिपोर्ट नहीं आया है, वो उसके पास डली रहती है फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरिंग लेटर ऑन। ठीक है। अब एफआईआर के अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपका एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है, या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन एफआईआर लिखवाने के लिए गया है जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड है, देन इन दैट केस आपका जो एफआईआर है वो वुमेन लिखती है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो विक्टिम है वो छोटा बच्चा है। ठीक है। छोटा बच्चा जब होता है तो उस सिचुएशन में जो भी इंफॉर्मेशन लेना होता है, पुलिस वाला उसके घर जाता है, यानी 14 साल से कम का अगर कोई बच्चा है, इन दैट केस पुलिस वाला उसके घर पर जाता है सारा इंफॉर्मेशन लेने के लिए। या फिर कोई अगर विमेन है जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस की शिकार हुई है, तो फिर उसके लिए भी वो उसके घर जाता है, या किसी और जगह पर सुटेबली जहां वो आ सकती है वहां जाकर सब इंफॉर्मेशन लिखता है, लेता है, और एफआईआर जो है वो नोट कर सकता है। उसके बाद आपका यदि कोई बूढ़ा आदमी है, यदि कोई ओल्ड पर्सन है, ओल्ड पर्सन के सिचुएशन में भी आप उसके घर जाते हैं, है ना, सीनियर सिटीजन अगर कोई हो। तो ये सारी चीजें जो है ये एक ले मैन को नहीं पता है, लेकिन आपको पता है, तो आपके आंसर में दिखना चाहिए ये चीज। और जब आप इन चीजों को अपने आंसर में लिखते हैं, देन यू मस्ट अंडरलाइन इट। आप अंडरलाइन करिए। नाउ फ्यू ऑफ यू वर आस्किंग कि क्या हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। See, as per the instructions of your notification जो भी आपके आता है ओबी एग्जाम से रिलेटेड, in that it is mentioned कि आप हाइलाइटर यूज नहीं कर सकते, but if you use it that will not be harmful। अगर आप यूज करते हैं तो हार्मफुल नहीं है, बट आई वुड रादर प्रेफर कि मैं अंडरलाइन करूं इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग इट, बिकॉज हाईलाइटिंग टेक्स मोर टाइम देन अंडरलाइनिंग। और हाईलाइट करने से फिर आपका आंसर जो है वो थोड़ा सा अजीब दिखता है वो फिर आंसर। हाईलाइट आप वहां पर करिए जहां पर आपका आंसर यूनिफॉर्म है, मतलब आपकी यदि हैंडराइटिंग एकदम बराबर बैठती है वहां पर आप हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन प्लेन पेपर पे लिखने के बाद आपका जो हैंडराइटिंग है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, देन हाईलाइटर इज नॉट अ गुड आइडिया, आई थिंक, बिकॉज द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर ऑलवेज मैटर्स। आपका जो प्रेजेंटेशन है वही मैटर करता है अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे, बाय बिकॉज टीचर्स दे आर फेड अप चेकिंग द कॉपीज ऑन द स्क्रीन ऑफ देयर लैपटॉप। वो 8 पेज 10 पेज स्क्रॉल करते बस जाते हैं, बस जो आपने अंडरलाइन किया है हाईलाइट किया है उसी को देखते हैं, बाकी कुछ पढ़ते नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उनको वो बहुत बेकार लगता है। यार आप खुद सोचिए ना, अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपको स्कैन करके मैं भेज रहा हूँ, अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर आप शायद उस चीज को पढ़ेंगे।
लेकिन अगर मैं आपको चेक करने के लिए दूंगा वो चीज तो फिर आप नहीं पढ़ेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आप उसको पढ़ेंगे वो स्कैन कॉपी को, बट इफ आई गिव यू टू चेक तो फिर आप उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज यू डोंट आपको अच्छा नहीं लगता यार ऐसे स्क्रीन पर स्कैन कॉपी को पढ़ना, और वो भी ऐसी हैंडराइटिंग में। इट डजंट फील गुड, अच्छा नहीं लगता है पढ़ना। अब इससे आप फिर ये मत समझिए कि टीचर जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। कोई भी होगा ना, कोई भी एक इंसान होगा, वो इतनी देर तक लैपटॉप पर बैठ कर चेक करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है स्कैन कॉपी। और आपको ये भी पता है कि स्कैन में फिर जो क्वालिटी है वो फिर स्कैनर के ऊपर डिपेंडेंट है कि स्कैन उसने कैसे किया है, अपलोड कैसे हुआ है, ये सभी चीजें जो होती है जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो प्रेजेंटेबल नहीं बन पाता है। इसीलिए मेरा सजेशन आपको यही है आंसर लिखने के समय कि आप जब भी आंसर लिखें तो एक प्रॉपर पहले एक लेआउट बना लें और उस लेआउट को फॉलो करें ऑल थ्रू और आंसर। पूरा आपके आंसर में उस लेआउट को आप फॉलो करें ताकि आपके आंसर में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। यूनिफॉर्मिटी को देखकर टीचर हो सकता है आपको एक दो नंबर ज्यादा ही दे दे, कम नहीं देगा, एक दो नंबर ज्यादा ही दे देगा। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आपको एक ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा जो कि पहली तो बात तो प्रेजेंटेबल हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंटेंट्स की कि कंटेंट क्या होना चाहिए। कंटेंट की बात अगर मैं करूं तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वो चेंज होते रहता है। अगर मैं बात करूं एविडेंस की, एविडेंस के अंदर में आपका कुछ ऐसा नहीं है जो कि बाकी सब्जेक्ट के जैसा है, क्योंकि वहां पर यू डोंट हैव टू जज एनीथिंग। किसी चीज का डिसीजन आपको नहीं लिखना है, आपको बस रेलिवेंसी बतानी है कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं उनका कोड के अंदर में क्या इंपॉर्टेंस है, बस यही बताना है। इसके अलावा तो डिसीजन आपको लिख नहीं सकते हैं क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना, आपके फैक्ट्स जो भी दे रखे हैं उसके ऊपर डिसीजन थोड़ी पूछा है आपसे। आपसे बस ये पूछता है कि रेलिवेंट है कि नहीं बताइए, और अगर आपको लगता है कि रेलेवेंट है तो फिर आप सेक्शन बताइए कि कौन से सेक्शन में वो रेलेवेंट है। गिव रीजंस कि क्यों आपको लगता है, एंड ऑल्सो गिव द केसेस और केस लॉज बताइए। एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका एक टॉपिक है कॉन्स्पिरेसी इन योर सेक्शन 10। एविडेंस के अंदर में सेक्शन 10 है, उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी के टोटल 5 इंग्रेडिएंट्स है। अगर आप सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 10 इंक्लूड्स 5 ingredients. Now if a question comes on conspiracy, so what kind of question can be framed? आपको बोल देगा कि ये फला फला आदमी जो है ये 3-4 लोगों ने मिलकर एक खत लिखा, वो खत जो है वो जिसको दिया उससे उन्होंने एक्सप्लोसिव्स मंगवाया और फिर उस एक्सप्लोसिव से बम बनाया और बम बनाकर पुल को उड़ाने की कोशिश की। पुल उड़ाने की जब कोशिश की तो पुल उड़ा नहीं, पुल फटा नहीं, और उनका जो प्लान है वो फेल हो गया। अब ऐसे में उन्होंने फिर जाकर एक्सप्लोसिव मंगवाई, फिर जाकर फिर प्लानिंग वगैरह की, और फिर उसके बाद फिर से बम बनाया। इतने बीच में आपका एक पर्सन जो है वो पकड़ा जाता है। अब एक पर्सन जो पकड़ा जाता है वो कुछ बोलता है आपके पुलिस को, तो क्या वो चीज आपकी क्या होगी, क्या वो चीज आपकी सेक्शन 10 के अंदर रेलिवेंट होगी? द स्टेटमेंट गिवन टू द पुलिस during the conspiracy, will it be a relevant statement under section 10? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा रहेगा। फिर जो लेटर लिखा गया था, will it be relevant under section 10? तो ये दो आपके सब हेडिंग्स होंगे क्वेश्चन के। अब आपको बताना है कि स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा या नहीं, तो स्टेटमेंट रेलेवेंट क्यों होगा ये आपको बताना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले you have to explain that what are the facts of the case. अब ये एक्सप्लेन मैं करने के लिए कह रहा हूं, बट यू कैन जस्ट मेंशन इट आल्सो। तो सबसे पहले आप लिखिए कि आपके केस के क्या फैक्ट्स हैं, मतलब आपका जो प्रेजेंटली केस है उसके क्या फैक्ट्स हैं। वंस यू राइट दोज फैक्ट्स, आफ्टर दैट सी व्हाट आई हैव शेयर्ड अ आंसर। मैंने आपसे एविडेंस का आंसर अपना शेयर नहीं किया है, मैंने सीआरपीसी का आंसर आपसे शेयर किया है। एविडेंस में भी मैंने वही चीज की है, फैक्ट्स लिखे हैं सबसे पहले, ये सेम रहेगा। फैक्ट्स कैसे लिखी है वो आपने देखा है, मैंने पॉइंट वाइज फैक्ट्स लिखी है। ठीक है, पॉइंट वाइज फैक्ट लिखने से क्या होता है दैट द टीचर कैन रीड वेरी प्रॉपर्ली एंड इजीली, इट इज इजी फॉर द टीचर टू रीड। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू, आई वाज मेकिंग इट सिंपल फॉर द टीचर्स टू रीड। वैसे तो टीचर्स जनरली पढ़ते नहीं है, बट अगर मैं इजी कर दूंगा उनके लिए पढ़ना, देन दे कैन हैव एन ओवरव्यू, वो एक ओवरलुक ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर फैक्ट्स लिखने के बाद फिर मैंने बताया कि कौन सा इशू इस क्वेश्चन से निकल कर आ रहा है, व्हाट आर द इश्यूज। इशू क्या है इस क्वेश्चन का,
इशू का मतलब ये है, जैसे अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसमें क्या इशू निकल कर आ रहा है कि वेदर द कन्फेशन मेड बाय co-conspirator to the police will be relevant under section 10। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन मतलब ये इशू हो गया। दूसरा इशू क्या हो गया, whether the letter written during the course of conspiracy will constitute a relevant evidence under section 10। जो लेटर लिखा गया क्या वो रेलिवेंट होगा। तो ये दो इश्यूज मैंने फ्रेम कर लिए। अब मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूं कि आप इससे ज्यादा इश्यूज फ्रेम कर पाएंगे इस स्टेज पर, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ मोर आर्ग्यूमेंट्स टू फ्रेम एन इशू, और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। तो अगर आप दो इशू भी फ्रेम करते हैं ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि 10 इशू आपको फ्रेम करेंगे तभी जब मार्क्स मिलेगा। दो इशू आप फ्रेम जो करते हैं वो सफिशिएंट होता है। ठीक है, और वो दो इशू आपके इंडियन एविडेंस के अंदर में आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, आपको अलग से उसको नहीं लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में वो दिया गया है कि बताइए कि ये रेलेवेंट है कि नहीं है, और अगर रेलेवेंट है तो फिर किस सेक्शन में। बस आपको सेक्शन याद रखना है कि इन विच सेक्शन कैन दिस थिंग बिकम रेलेवेंट, कौन से सेक्शन में ये चीज जो है ये रेलेवेंट हो सकती है। ठीक है, तो वो वैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर दो इशू आपको मिल गए। देन द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू राइट, ओके दीज आर द इश्यूज, नाउ हाउ कैन वी फाइंड एंड वेयर कैन वी फाइंड दीज इश्यूज। ये जो इशू मैंने फ्रेम किया है इसका जवाब मैं कहां खोज सकता हूं, इसको आपको बताना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू राइट कि कौन से सेक्शन को मैं रेफर कर रहा हूं अपने आंसर में, कौन कौन से केस लॉस को मैं रेफर कर रहा हूं अपने आंसर में। तो ये दो चीजें आपको इशू के बाद लिखनी है, इशू से पहले नहीं, इशू के बाद। क्योंकि जब तक इशू नहीं पता होगा तब तक हाउ कैन यू से कि कौन सा सेक्शन और कौन सा केस लॉ अप्लाई होगा, तो यू कैन नॉट से। इसीलिए इशू के बाद में आपको केस लॉज और रेलेवेंट सेक्शंस लिखना है। ठीक है, रेलेवेंट सेक्शन और रेलेवेंट केस जब मैं कहता हूं तो आपके दिमाग में एक ही बात आती होगी कि जो आपका फैक्ट्स दिया गया है उसका फैक्ट्स कौन से केस से मिल रहा है। ऐसा नहीं है, वो चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, इफ यू वांट टू राइट अ गुड आंसर, ऑलवेज सी द इशू। इशू जिस केस में डिस्कस किया गया है उस केस को आप रेलेवेंट मानिए, ना कि उस फैक्ट को कंपेयर करिए आपके केस लॉ के फैक्ट्स से। इशू को कंपेयर करिए कि कौन कौन से केसेस में मेरे क्वेश्चन में जो इशू आया है वो इशू डिस्कस किया गया है। ठीक है, सो कंसीडर दैट इशू। उस इशू को जहां जहां सेक्शन 10 से रिलेटेड इशू आया है ना वो सारे केस लॉज अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ यस रोहित, यू हैव टू से समथिंग। ओके, सो इशू जो भी आपका है उससे देखिए कि आपको कौन कौन से केसेस और कौन कौन से सेक्शंस जो है वो लिखने हैं। इशू से पता चलता है ना कि सेक्शन से। ठीक है, और ये चीज सिर्फ यही नहीं, जब आप कोर्ट के अंदर भी जाएंगे ना तो जो इशू फ्रेम होती है उसी इशू के आधार पर आपको रेलेवेंट सेक्शंस और केस लॉ जो है वो अपने पिटीशन में लिखना होता है। इशू से ही होता है, फैक्ट से कोई मतलब नहीं है कोर्ट को। क्योंकि अगर फैक्ट से मतलब होने लगा तो इशू से फिर क्या होगा, इशू का तो कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा। कोर्ट फैक्ट सॉल्व करने के लिए थोड़ी बैठा है, कोर्ट इशू रिजॉल्व करने के लिए बैठा है ना। तो आपका इशू देखिए कि इशू कौन कौन से केसेस में मेरा डिस्कस हुआ है, सेक्शन 10 से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं कौन कौन से केसेस में डिस्कस हुए हैं उन केसेस को अपने आंसर में लिखिए। इट इज नॉट दैट कि एक ही केस आप अपने आंसर में रेलेवेंट मानकर लिखिए, सारे केसेस जो कि उस इशू के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं वो सारे केसेस आप अपने आंसर में नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा चीज, आपके रेलेवेंट सेक्शंस लिख दिया आपने, जैसे सेक्शन 10 इज अ रेलेवेंट सेक्शन यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एक और सेक्शन रेलेवेंट है यहाँ पर, एंड दैट इज सेक्शन 120 कैपिटल बी ऑफ द आईपीसी। इसमें बात की गई है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। तो आपको समझाना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी आपके सेक्शन 120 कैपिटल ए के अंदर में बताया गया है व्हाट इज अ कॉन्स्पिरेसी। So conspiracy is an agreement to do an illegal act or an agreement to do an act in an illegal manner. ये आपकी कॉन्स्पिरेसी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120A, और सेक्शन 120B में उसका पनिशमेंट दिया गया है। तो ये कॉन्स्पिरेसी आप समझाएंगे तभी ना आप फिर समझा पाएंगे कि आगे ये रेलेवेंट होगा कैसे। पहले तो आपको ये प्रूव करना है ना कि कॉन्स्पिरेसी है, क्यों, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। द रीजन इज, इफ यू रीड सेक्शन 10, अगर आपने पढ़ा होगा, देन यू कैन वेरी वेल से कि उसमें सबसे पहले कोर्ट क्या देखती है सेक्शन 10 को लगाने के लिए, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव
that conspiracy has been done. मतलब prima facie evidence must be shown to prove conspiracy. और conspiracy शो करने के लिए आपको समझाना पड़ेगा ना कि कॉन्स्पिरेसी होती क्या है. इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन सेक्शन 120 कैपिटल ए फॉर फाइंडिंग आउट दैट कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं है. सो प्राइमा फेसाई इट मस्ट अपीयर फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट कॉन्स्पिरेसी हैज बीन डन. ठीक है. अब यहाँ पर आप कॉन्स्पिरेसी वाला जो सेक्शन है वो समझाएंगे. तो कॉन्स्पिरेसी वाले सेक्शन को समझाते हुए कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे. that it is only required agreement बस required होता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. just mere agreement to do an illegal act or an act in an illegal manner, that is enough. उतना ही enough होता है to constitute a conspiracy. ठीक है. और उसमें और भी चीजें लिखी गई है सेक्शन 120 कैपिटल ए में, वो भी आप लोग अपने आंसर में एक्सप्लेन करिएगा. उसके बाद जब आप सेक्शन 120 कैपिटल ए बी जो है सेक्शन मेंशन कर देते हैं थर्ड स्टेज में, यानी पहला स्टेज फैक्ट हो गया, दूसरा स्टेज आपका हो गया इशू, तीसरा स्टेज हो गया आपका रेलेवेंट सेक्शंस एंड रेलेवेंट केस लॉज, और फिर उसके बाद फिर अब आपका स्टार्ट होगा इवैल्यूएशन. नाउ व्हाट इज इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन में आप ये करेंगे कि यू विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट वेदर द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड, मतलब वेदर द फैक्ट इन इशू, whether the fact in issue is, जो फैक्ट इन इशू है वो रेलेवेंट, उसके जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उनमें फैक्ट इन इशू से क्या पता चलता है, जो भी आपके रेलेवेंट सेक्शन है, मतलब सेक्शन 10. तो इवैल्यूएशन में आपको बताना है कि सेक्शन 10 में जो इंग्रेडिएंट्स बताया गया है सेक्शन 10 का, क्या उनमें सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे क्वेश्चन में मौजूद हैं. यानी जो हमारा इशू है उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या सेक्शन 10 में जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है. तो आपको सबसे पहले सेक्शन 10 का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. ठीक है. सेक्शन 10 का एक्सप्लेनेशन जब आप देंगे तो यू विल बाइफरकेट सेक्शन 10 इनटू 5 इंग्रेडिएंट्स. आपके सेक्शन 10 के 5 इंग्रेडिएंट्स हैं. उन पांचों इंग्रेडिएंट्स को आप अलग अलग पैराग्राफ बनाकर लिखिएगा. ठीक है. जैसे पहला इंग्रेडिएंट तो मैंने अभी आपको बता दिया, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट कॉन्स्पिरेसी हैज बीन डन. दिस इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट. अब इसमें आप एक्सप्लेन करिएगा कि कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, फिर एक्सप्लेन करिएगा कि रीजनेबल ग्राउंड होना जरूरी है. अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर द कोर्ट टू बिलीव कि कॉन्स्पिरेसी हुई है, कोर्ट विल नॉट सी द सब्सिक्वेंट पैरास ऑफ सेक्शन 10. वो देखेगा ही नहीं कुछ आगे. तो ये आपका सबसे पहला चीज. नाउ इन योर थर्ड स्टेज, यानी कि जहां पर आपने सेक्शंस और रेलेवेंट केस लॉज का नाम लिखा है, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन भी यदि कोई अपने आंसर में आपने इंक्लूड किया है, दैट इलस्ट्रेशन इज मेंशन्ड इन योर बेयर एक्ट, तो फिर आप उस इलस्ट्रेशन का भी मेंशन करेंगे इन द थर्ड स्टेज. सपोज यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन दिया गया है सेक्शन 10 के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस इलस्ट्रेशन से ही समझ आएगा कि आपका रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा. सो सेक्शन 10 का इलस्ट्रेशन यू हैव टू मेंशन कि इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 10, वो भी मेंशन करिए. और फिर जब आप इवैल्यूएशन में आएंगे तो वहां पर आप सेक्शन 10 लिखेंगे और उसके बाद फिर उसका इलस्ट्रेशन भी लिखेंगे. सेक्शन 10 का जो इंग्रेडिएंट्स है, पांचों इंग्रेडिएंट्स, उसको एक्सप्लेन करने में आपको 2 पेज लग जाएगा. ठीक है. जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, all those ingredients to explain, it will take 2 pages. 2 पेज कम से कम आपको लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ फार यू राइट, कितना दूर दूर आप लिखते हैं. Yes, certainly we will mention the different ingredients और उनको फिर अंडरलाइन करेंगे और फिर उनको हाईलाइट करने के बाद फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट. सो दिस विल टेक अराउंड 2 पेजेस, 2 पेजेस लगेगा. ठीक है. तो सबसे पहले आप जो है वो इंग्रेडिएंट्स अपना एक्सप्लेन कर दिए. सो दिस इज द थ्योरेटिकल पोर्शन, ये थ्योरेटिकल पोर्शन. ठीक है. इंग्रेडिएंट्स लिखने के बाद अभी तक देखिए, मुझे लगता है कि इतना लिखते लिखते तक आपका 3 से 4 पेज जो है वो भर जाएगा. इतना लिखते लिखते आपका 3 से 4 पेज जो है वो भर जाएगा. ठीक है. अब क्या है, अब आपको लिखना है केस लॉज. ठीक है. नाउ हाउ टू राइट द केस लॉज. केस लॉ कैसे लिखेंगे? केस लॉ में मैंने देखा है आप लोग पहले लिखते हैं
फैक्ट लिख देते हैं केस लॉ का, फिर इशू लिखते हैं, फिर उसका ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, फिर उसका जजमेंट लिखते हैं। डोंट डू दैट, दिस इज जस्ट शो ऑफ, और इससे आपको मार्क्स नहीं आएगा। मार्क्स आपको आएगा ना ऑब्जर्वेशन से केवल, जो ऑब्जर्वेशन आप लिख रहे हैं ना केवल उससे मार्क्स है, फैक्ट से कोई मतलब नहीं है। यू कैन जस्ट राइट इशू इन वन लाइन कि बताने के लिए कि इस केस में ये इशू निकल कर आया था और वो कैसे रिलेटेड है आपके क्वेश्चन से, उसको एक्सप्लेन एक दो लाइन में आप कर सकते हैं, बट डोंट राइट द फैक्ट्स। फैक्ट्स आप नहीं लिखिए। ऑब्जर्वेशन यू हैव टू राइट इन डिटेल, ऑब्जर्वेशन आपका डिटेल में होना चाहिए। और ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ऑब्जर्वेशन मतलब कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने क्या रेशियो डेसिडेंडाई दिया, ठीक है, कोर्ट ने क्या रेशियो दिया। और डिसीजन का मतलब है कि उस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने क्या किया, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन। सो डिसीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। डिसीजन तो आपको अपने केस का देना है, लेकिन यहाँ तो जरूरत भी नहीं है डिसीजन। सो आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बताना है कि जैसे आपका केस है, ठीक है, मिर्जा अकबर का केस है। मिर्जा अकबर के केस में क्या हुआ था कि आपका जो लेडी थी उसको किसी से प्यार हो गया था आउटसाइड देयर वेडलॉक, और वो उस खत लिखा करता था, लेटर्स लिखा करता था। तो एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना तुम्हारे पति को रास्ता से हटा दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। तो वो लेटर में सब कुछ लिखकर उसने भेजा था, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ कि किसी को उसने सुपारी दे दी, और जब वो पर्सन मारने गया तो उसी वक्त जिस वक्त उसने मारा पुलिस ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। अब क्या था कि कुछ दिन तक केस चला, तो उस वक्त तो जो लड़की थी उसने कुछ नहीं बोला स्टार्टिंग में, लेकिन जब कुछ दिन तक केस चला और सब कुछ क्लियर होने लगा पुलिस को, तो लड़की डर गई ये सोचते हुए कि अब तो मैं फंस जाऊंगी। इसीलिए उसने अपना कन्फेशन देने के बारे में सोचा। तो कन्फेशन जब वो पुलिस के पास देने के लिए गई, मजिस्ट्रेट के पास, तो सवाल ये उठा कि क्या मजिस्ट्रेट के पास दिया गया कन्फेशन, यहाँ पर जो वो दे रही है कि हमने ऐसे ऐसे किया था, हमने ऐसे प्लानिंग की थी, ये सब, विल इट बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 10? अब देखिए, ये इशू निकल कर आया था मिर्जा अकबर के केस। हमारे क्वेश्चन में क्या इशू है कि यहाँ पर जो पर्सन है वो कन्फेशन दे रहा है पुलिस को पकड़े जाने के बाद, तो क्या वो रेलेवेंट होगा सेक्शन 10 के अंदर? यहाँ भी वही सेम सिमिलर तरीके का सिचुएशन है, बट इट इज नॉट सेम। ये सेम सिचुएशन नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि जो मिर्जा अकबर का केस था उसमें एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी हो चुकी थी, मतलब उसने सुपारी दिया था मारने के लिए और वो एक्शन हो चुका था, वो मार चुका था उसको, ठीक है। मतलब द कॉन्स्पिरेसी वाज नाउ फिनिश्ड, कॉन्स्पिरेसी हैज कम टू एन एंड। बट अभी जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए, इस सिचुएशन में कॉन्स्पिरेसी स्टिल इन एग्जिस्टेंस। अभी भी जो कॉन्स्पिरेसी है वो एग्जिस्टेंस में है, कॉन्स्पिरेसी जो है वो एग्जिस्टेंस में है। लेकिन आपको जब ध्यान देंगे आप, तो ध्यान देते समय ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आप सेक्शन 10 को अच्छे से पढ़ेंगे, देन यू विल फाइंड आउट कि सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट दैट एनीथिंग सेड, डन और रिटन, anything said, done or written in reference to the common intention। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दिस इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर सेक्शन 10 कि कॉमन इंटेंशन के इन रेफरेंस में, कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में आप जो भी बोलेंगे, लिखेंगे या करेंगे वो आपकी रेलेवेंट होगी। अब यहाँ पर ये जो पर्सन कॉन्स्पिरेसी के बीच में पकड़ा गया है, ये जो भी पुलिस को बता रहा है दैट इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू द कॉन्स्पिरेसी, वो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड चीजें बता तो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये आपका जो कन्फेशन है ये रेलेवेंट हो जाएगा आपके सेक्शन 10 के अंदर। लेकिन इंग्लिश लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ, जो सेक्शन 10 है उसमें जो वर्ड लिखी गई है वो रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन नहीं लिखी गई है, इट इज रिटन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। सो इंग्लिश लॉ के हिसाब से ये जो कन्फेशन है ये रेलेवेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जो पुलिस को बता रहा है दैट इज नॉट इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन कब होता? जब उनका जो कॉमन इंटेंशन है
उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसमें कुछ ऐड अप करने के लिए वो कुछ करता, कोई पार्टिसिपेशन करता, तब जाकर वो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन कहलाता। बट यहाँ पर क्या है कि वो कन्फेशन जो है वो दे रहा है, और वो कन्फेशन रेफरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। फर्दरेंस वर्ड का मतलब है एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर आप याद करें सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, तो वहां पर था इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, तो वहां भी आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी था इन कॉमन इंटेंशन। यहाँ पर एक्टिवली वो पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा है, लेकिन उस कॉमन इंटेंशन के रिलेशन में वो कुछ पुलिस को बता रहा है, और वो अगर मजिस्ट्रेट को बताएगा फिर वो रेलिवेंट हो जाएगा सेक्शन 26 के अंदर। मजिस्ट्रेट के सामने किया गया कन्फेशन जो है वो सेक्शन 26 के अंदर में रेलिवेंट हो जाता है, and at the same time it will become relevant under section 10 also, why? Because the statement which he has given, that statement is in relation, in reference to the common intention. Reference word is a very wide word, और wide है ये, इसीलिए यहाँ पर वो जो भी कन्फेशन दे रहा है अगर कॉन्स्पिरेसी के एग्जिस्टेंस के समय दे रहा है, देन इन दैट केस वो आपका रेलेवेंट हो जाता है। लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी एग्जीक्यूट हो चुकी होती, यानी कि पहला अटेम्प्ट जो उसने किया था ब्रिज को उड़ाने का वो फेल कर गया था, यदि पहले अटेम्प्ट के बाद में उसने कॉन्स्पिरेसी दोबारा से ज्वाइन नहीं की होती, देन इन दैट केस हिज कन्फेशन वुड नॉट बिकम रेलेवेंट अंडर सेक्शन 10, क्योंकि अब वो उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट ही नहीं है। तो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट जब तक वो है, उस समय तक वो जो भी स्टेटमेंट देता है, जो भी काम करता है या जो भी लिखता है इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन, दैट विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 10। बट द मोमेंट कॉन्स्पिरेसी कम्स टू एन एंड, उसके बाद वो जो भी करता है, लिखता है, बोलता है, उसका रेलेवेंसी नहीं है सेक्शन 10 के अंदर। अब कैसे पता चलेगा कि कॉन्स्पिरेसी खत्म हो चुकी है? कॉन्स्पिरेसी उस वक्त खत्म होती है जब आपने जिस चीज के लिए कॉन्स्पिरेसी बनाई थी वो एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी ब्रिज को उड़ाने की, तो पहले स्टेज में ब्रिज को जब उन्होंने उड़ाने की अटेम्प्ट कर दिया तो कॉन्स्पिरेसी वहां पर खत्म हो गई। अब फिर से एक नई कॉन्स्पिरेसी बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर फिर से एक एग्रीमेंट होगा। अगर उस एग्रीमेंट में ये पर्सन ने पार्टिसिपेट किया तो फिर वो फिर से कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बन जाएगा, और अब वो जो भी कहेगा, सुनेगा या देखेगा वो सब आपका रेलेवेंट होगा सेक्शन 10 के। तो ये सारी चीजें जो है आपकी सेक्शन 10 के अंदर आपको मेंशन करनी है विद एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 10। Once you have explained section 10 ingredients, now you have to explain the cases. तो केसेस में मैंने आपको बताया कि इशू को बस आपको पकड़ना है और उस इशू को क्या ऑब्जर्व किया था कोर्ट में वो एक्सप्लेन करना है। जैसे आपको मिर्जा अकबर में इशू ये था, तो मैंने बताया कि कन्फेशन आफ्टर द एग्जीक्यूशन विल इट बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 10, दिस वाज द इशू। तो आपको फिर कोर्ट ने वहां पर क्या कहा, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट इन रेस्पेक्ट टू द इशू, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया वो आपको मिल जाएगा मिर्जा अकबर केस। तो वो ऑब्जर्वेशन जो भी कोर्ट ने किया, दैट ऑब्जर्वेशन यू हैव टू राइट। सिमिलरली मोहम्मद खालिद का केस इज रिलेटेड टू बॉम्ब ब्लास्ट, तो वो बॉम्ब ब्लास्ट का केस जो है उसमें भी आपका इशू जो था वो इसी तरीके का सिमिलर कुछ इशू था। तो उस इशू को एक दो लाइन में मेंशन करने के बाद जस्ट राइट द ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन हेडिंग, कोई भी चीज आप लिखिएगा आंसर में ऑलवेज मेक एन हेडिंग। टीचर्स हेडिंग देखते हैं आंसर देखने से पहले, इसीलिए हेडिंग अगर उनको सफिशिएंट लगेगा तो आंसर वो हो सकता है ना भी देखें, तो आपको मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। एंड अंडरलाइन द लीगल मैक्सिम्स एंड द लीगल फ्रेजेस दैट यू आर राइटिंग इन योर आंसर। जितने भी लीगल मैक्सिम, लीगल फ्रेजेस या किसी बेयर एक्ट का कोई लैंग्वेज को ही आप अपने आंसर में लिख रहे हैं, ऑलवेज अंडरलाइन दैट एंड ट्राई टू राइट आंसर इन योर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल। ओके, तब जाकर आपका जो आंसर है वो लगेगा कि एक बीच का आंसर बन पाया है। अब यहाँ पर आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको केस लॉज भी सुटेबल मिल जाएंगे, और फिर लास्ट में जो पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशन सॉरी कंक्लूजन का, उसको फ्रेम करने के लिए मैं बताऊंगा कि क्या करना है। बट पहले केसेस का जो मैं बता देता हूँ लास्ट क्या करना है, कि अब आपने इशू बता दिया, ऑब्जर्वेशन आपने लिख दिया केसेस के, अब जो दूसरा केस लिखिए, दूसरा केस का इशू लिखिए, इशू के बाद फिर उसका ऑब्जर्वेशन लिखिए, तीसरा केस है तो तीसरा केस लिखिए, जितने केस लिख सकते हैं लिखिए, बस इशू सिमिलर होना चाहिए, इशू मस्ट बी सिमिलर।
इशू अगर आपका सिमिलर होगा देन इन दैट केस आपका वो केस रेलेवेंट है। रेलेवेंट केस का मतलब ये नहीं है कि आपका फैक्ट सेम है तो वो रेलेवेंट है। रेलेवेंट केस का मतलब है इशू सेम होना चाहिए। उस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका फैक्ट सेम है तो ही रेलेवेंट है। रेलेवेंट केस लॉ का मतलब फैक्ट से नहीं होता है, इशू से होता है। ठीक है, अब आपका केसेस लिख दिया आपने। सो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, केसेस लिखते लिखते आपको मुझे लगता है कि 7 से 8 पेज आपका भर जाएगा। 7 to 8 पेजेस आपका केसेस लिखते लिखते भर जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ अगर आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि डिसीजन लिखना होता है, जैसे आपके टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाला प्रॉपर्टी लॉ, फिर आपका फैमिली लॉ, फिर आपका सीआरपीसी, तो ऐसे केसेस में आपको डिसीजन लिखना है। इंटरनेशनल लॉ और इसमें डिसीजन नहीं लिखना। ठीक है, तो इन सिचुएशंस में अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है ऑब्जर्वेशन को लिखने के बाद। नाउ यू हैव टू राइट द जजमेंट। अब आपको जजमेंट लिखना है। अब आपने जो भी थ्योरी बताई, यानी जो भी सेक्शंस के इंग्रेडिएंट्स एक्सप्लेन किए और जो भी केस लॉज बताए, अकॉर्डिंग टू दोज थ्योरी एंड केस लॉज, आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो फैक्ट है, उस फैक्ट में वो केस लॉ और वो थ्योरी किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, दैट यू हैव टू राइट इन द जजमेंट। सो इट इज स्पेसिफिक, द जजमेंट शुड बी स्पेसिफिक टू द गिवन क्वेश्चन। जैसे अगर आपका अभी जो केस मैंने बताया बॉम्ब ब्लास्ट वाला, तो उसमें अगर आपको जजमेंट लिखना है तो कैसे लिखिएगा बताइएगा। सबसे पहले स्टार्ट करिएगा, इन दिस केस देयर वर 3 पीपल ए बी एंड सी। ए जो है उसने एक्सप्लोसिव बरामद किया, एक्सप्लोसिव मंगवाया। बी जो है उसने पैसा मंगवाया बम ब्लास्ट करने के लिए। सी जो है उसने लोगों को इकट्ठा किया अपने में पार्टनर बनाने के लिए। उस तरीके से आप फैक्ट्स को पहले लिखेंगे जजमेंट में, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि क्योंकि ए ने इस तरीके से काम किया, इसीलिए उसका किया गया जो काम है वो डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी के हिसाब से आपका अप्लाई हो जाएगा। एक चीज और, यदि कोई डॉक्ट्रिन इन्वॉल्व है, यदि आपके क्वेश्चन में कोई डॉक्ट्रिन इन्वॉल्व है, तो उस डॉक्ट्रिन का नाम आप रेलेवेंट सेक्शंस एंड रेलेवेंट केस लॉज जहां लिखे थे ना थर्ड वाले स्टेज में, वहां पर मेंशन करिएगा, जस्ट द नेम। और फिर उसको जो इवैल्यूएशन वाला पार्ट है वहां पर उस डॉक्ट्रिन को भी एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हर क्वेश्चन में डॉक्ट्रिन हो ही, बट इफ डॉक्ट्रिन इज इन द क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर डॉक्ट्रिन है, यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी है, एंड दैट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर आपका एजेंसी नहीं होता, बट दिस इज एन एक्सेप्शन टू द क्रिमिनल लॉ। सो डॉक्ट्रिन जहां भी होगा वहां पर आप मेंशन करेंगे डॉक्ट्रिन का नाम स्टेज 3 में, यानी कि आपका रेलेवेंट सेक्शन एंड रेलेवेंट केस लॉज के स्टेज में डॉक्ट्रिन का नाम मेंशन करेंगे, एंड यू विल एक्सप्लेन दैट डॉक्ट्रिन गिविंग एन हेडिंग इन इवैल्यूएशन पार्ट। उस डॉक्ट्रिन में क्या मेंशन, क्या होता है उस डॉक्ट्रिन का मतलब, एंड हाउ इट इज अप्लाइड, उसको अप्लाई कैसे किया जाता है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में अप्लाई किया जाता है, ये आप लिखेंगे। देन आफ्टर दैट इतना जब आप लिख देंगे तो ये 8 से मतलब 7 से 8 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जजमेंट जब आप लिखेंगे तो फिर से आप पूरा फैक्ट लिखेंगे। जजमेंट में आप पहले फैक्ट लिखेंगे, फैक्ट लिखने के बाद फिर उस फैक्ट में आपने जो डिस्कशन किया है केस लॉज और रेलेवेंट डॉक्ट्रिन्स और रेलेवेंट सेक्शंस को, वो कैसे अप्लाई हो रहा है उस केस में जो क्वेश्चन है आपका, वो आप बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे कि क्या जजमेंट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर द जजमेंट, after the judgment, then you will write the conclusion, then you will write the conclusion। see if you read my answer, वहां पर आपको conclusion मिलेगा, शायद judgment नहीं मिलेगा, because मैं एग्जाम बस दे देता हूँ, मुझे इच्छा नहीं होती है ऑनलाइन एग्जाम देने, तो मैं बस एग्जाम लिख देता हूँ क्योंकि मुझे मतलब नहीं है कितना मार्क्स आए कितना नहीं है, बस 60% हो मुझे उतना सफिशिएंट लगता है, क्योंकि मेरा नॉलेज मेरा मैटर करेगा, ना कि मैं जो एग्जाम लिख रहा हूँ वो। तो मेरे आंसर में आपको हो सकता है कि कुछ चीजें मिसिंग मिले, लेकिन अगर आप मेरे से भी ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, 60 से भी ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, 70 तक पहुंचना चाहते हैं, 80 तक पहुंचना चाहते हैं, देन डू दीज थिंग्स। ठीक है, आई एम हैप्पी इन 60, सो आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई नीड। इफ यू आल्सो वांट दिस मच तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी 60 मिलेगा। तो जब आपका कंक्लूजन आप लिखेंगे, सो व्हाट यू हैव टू राइट इन कंक्लूजन,
कंक्लूजन में आप एक्सप्लेन करेंगे कि इन तरीकों के सर्कमस्टांसेस में, इस तरीके के सर्कमस्टांसेस में इस तरीके का जजमेंट दिया जाता है। ये आप कंक्लूजन में लिखेंगे। You will write this in conclusion. Second thing, what you can write, if you disagree with the court's judgment, अगर आप कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करते हैं, यानी आपने जो रेलेवेंट केस लॉ लिखा है उसके जजमेंट से डिसएग्री करते हैं, देन यू कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कोर्ट के जजमेंट को, बट दैट क्रिटिसिज्म शुड बी इन एकेडमिक मैनर, है ना। ऐसे नहीं कि एकदम कुछ भी लिख दे रहे हैं। इट शुड बी डन इन अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्रिटिसिज्म एकदम पोलाइट तरीके से जो है होना चाहिए, और क्रिटिसिज्म जब आप करेंगे देन यू मस्ट मेक योर ओन पॉइंट। आप क्रिटिसिज्म करने के बाद में अपना पॉइंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। यू मस्ट राइट योर ओन पॉइंट की व्हाई डू यू थिंक दैट दिस इज नॉट अ गुड जजमेंट। जैसे आपको अगर याद हो, फर्स्ट सेमेस्टर में एक केस था कपूर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ कच्छु का, जिसमें से कि गंडासे से 18 बार मारा गया था। वहां पर कोर्ट ने मर्डर नहीं बोला था, कोर्ट ने बोला था कि ये कल्पेबल होमिसाइड है। अब उस जजमेंट को आप क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि 18 बार यदि आप किसी को मार रहे हैं गंडासा से, गंडासा इतना खतरनाक हथियार है, और वहां पर आप कह रहे हैं कि वो आपका कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर नहीं है, तो फिर आपका जो आर पुनैया का केस था जिसमें लाठी से मारा गया था, वो फिर मर्डर कैसे हो गया? उसको भी तो होना चाहिए फिर कल्पेबल होमिसाइड। तो क्रिटिसिज्म मस्ट बी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इसीलिए रीजन देना जरूरी है। आप यू मस्ट गिव रीजन एंड व्हाई यू आर क्रिटिसाइजिंग इट। सिर्फ क्रिटिसाइज करना इज नॉट गुड। क्रिटिसिज्म मस्ट बी कंस्ट्रक्टिव, मतलब आप एक बेहतर वे फॉरवर्ड बताएंगे कि यहाँ पर ये हो सकता था, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर ये चीज हो सकती थी, दैट इज द रीजन व्हाई यू आर क्रिटिसाइजिंग इट। ओके, तो कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे। तो ये पूरा डिटेल स्ट्रक्चर है आपके आंसर का। अब यदि आपके कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। Yes, if you have any doubt, please ask now. किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है सर फिर। आपने हाँ बोलिए। सर आपने इंट्रो नहीं बताया सर, तो इंट्रो नहीं लिखना सर। मैं नहीं लिखता हूँ इंट्रोडक्शन, मैं नहीं लिखता हूँ, इसीलिए मैंने नहीं बताया। जो लिखता हूँ वही मैं बताऊंगा आपको। सी आई डोंट से कि आपका मैं जो कह रहा हूँ वही सही है या कोई और कह रहा है वही सही है। योर आंसर शुड बी, आपको खुद चेक करने में अच्छा लगे वैसा आंसर लिखो। इंट्रोडक्शन का मुझे मतलब नहीं पता है, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ। आई डोंट फाइंड एनी रीजन टू राइट द इंट्रोडक्शन, है ना। तो इंट्रोडक्शन मुझे नहीं रेलेवेंट लगता है आंसर के लिए, इसीलिए मैं नहीं लिखता हूँ। क्योंकि नाउ डेज अभी जो क्वेश्चन आ रहा है आपका वो प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इट इज नॉट जैसे सेमेस्टर ऑफलाइन मोड में आता था। तो वैसे सिचुएशन में इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस? आपको तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है ना। क्या आपने देखा है कभी कोर्ट के अंदर में जो जजमेंट लिखा जाता है उसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ कहीं? हैव यू सीन एनीवेयर? तो आई जस्ट फॉलो द प्रोफेशनल मेथड जो कि आपके कोर्ट में फॉलो करता है, और मैं इसीलिए इंट्रोडक्शन नहीं लिखता हूँ। बट आई डोंट से कि इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। वो बिल्कुल अच्छी चीज होगी, क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं कुछ चीज तो कुछ रीजन ही होगा आपके पास। आई बिलीव कि आई डोंट डू एनीथिंग अनलेस आई एम सेटिस्फाइड कि आई मस्ट डू इट। किसी को देखकर सुनकर मैं कुछ नहीं करता। मैं तभी करता हूँ जब मुझे सही लगता है। और आप लोगों को भी यही कहूंगा कि आप अपने अपने आप को सही मानिए, किसी और को सही नहीं मानिए। किसी और से सीख सकते हैं लेकिन अपने आप को सही हमेशा मानिए। Yes, I have shared my answer. One of the answers of CRPC I have shared, Ajit. You can find it in the group.
आपसे एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। नो, सर यू डोंट जैसे हैव टू आपने राइट अभी द फैक्ट्स बताया, इन रेलेवेंट केस लॉज। यस प्रिया। तो जैसे आपने अभी बताया कि जब आप केसेस मेंशन, रेलेवेंट केस लॉज मेंशन करते हो तो आप उनके इश्यूज एंड ऑब्जर्वेशन लिख देते हो। हाँ हाँ जी। तो सर जो लास्ट टाइम हमने मतलब आंसर्स किए थे, तो हमने ऐसा किया था कि हमने मतलब फैक्ट्स भी लिखे थे, इश्यूज भी लिखे थे, देन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन एंड उस केस का जो जो ऑलरेडी जजमेंट था वो वाला भी लिखा था। तो आपने ऐसा कुछ नहीं हाँ। बताया कि मतलब जो उसका ऑलरेडी जजमेंट है वो हम कहाँ लिखे हैं, कैसे उसको, नहीं तो मतलब मैं उसको आंसर आपको में वही कब कैसे बताऊंगा करना ना, है। जो जो मैं करता हूँ मैं तो वही बताऊंगा ना। अब आपको यदि पहले किसी ने कुछ और बताया था तो फिर आपको उसकी बात माननी चाहिए थी। सर सर आई एम अगर आप आस्किंग मेरे कि क्लास में मतलब हैं ये तो आप। गलत तो नहीं, नहीं 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 सर, मैं ये बोल रही हूँ कि जो हमने लिखा वो गलत तो नहीं था, मतलब ऐसा कुछ अलग तो नहीं नहीं है कि मतलब। नहीं, कुछ गलत कुछ नहीं। Since there is no model answer provided by the university, therefore nothing is wrong. But I just try कि आपको हर सिचुएशन में अच्छा मार्क्स, इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था कि I will not tell you what is right and what is wrong. I will tell you the way by which in all circumstances you will get good marks. ओके सर। ठीक है। ये चीज आपका यूपीएससी हो गया, चाहे कोई भी कंपटीशन हो गया, वैसा नहीं है। वहां पर मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाता है, तो देयरफॉर इफ यू राइट अ गुड आंसर इन कंपटीशन आपको अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी मॉडल आंसर नहीं प्रोवाइड किया जाता है। Yes, certainly I will send the evidence, important sections and case laws. Don't worry about that. तो इसीलिए आपको मैं एक ही सुझाव देना चाहता हूँ कि आप किसी की बात मत सुनिए। आपको जो आंसर सही लगता है आप उसको लिखिए। मेरी बातों से अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप उसको लिखिए, किसी और की बातों से कुछ अच्छा लगा हो तो उसको लिखिए, और यदि आप बेहतर और लिख सकते हैं तो आप और वैसे करिए। किसी की बात को सुनकर यदि आप कुछ कर रहे हैं बिना कुछ सोचे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। ये पूरे लाइफ टाइम के लिए आपके लिए सबक होगा। किसी की बात पर क्यों भरोसा करना है? क्या वो आपसे ज्यादा जानता है? मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ? ये तब तक पता नहीं चल सकता जब तक कि हम लोग कोई सेम कंपटीशन में ना बैठ जाए, तब तक पता नहीं चल सकता है। और उसमें भी अगर सेम कंपटीशन में बैठ भी जाएंगे तब भी हो सकता है कि आप किसी और फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, मैं किसी और फील्ड का एक्सपर्ट हूँ। अगर क्वेश्चन पेपर ऐसा तो नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट का है, 5 सब्जेक्ट से अलग अलग, आपको किसी में ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, मुझे किसी में ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। तो यू कैन नॉट कंपेयर एनीबॉडी। सो डोंट कंपेयर कि उसने ये बोला है इसलिए मुझे करना है। व्हाट यू थिंक इज राइट, जस्ट डू दैट। ठीक है। एनीथिंग एल्स? तो हाँ। सर जो आपने जजमेंट या डिसीजन में बताया, एंड में क्या क्या इंक्लूड करना है? जजमेंट के अंदर में आपको सबसे पहले जो आपका फैक्ट है वो बताना है, दैट व्हाट इज द फैक्ट ऑफ द केस। ठीक है। वो 4 से 5 लाइन में आपका फैक्ट बता दिए। उसके बाद जो आपने डिस्कशन किया है इवैल्यूएशन पार्ट में, जो आपके केस लॉज के ऑब्जर्वेशन आपने लिखे हैं और जो सेक्शंस का एक्सप्लेनेशन आपने दिया है, उनके आधार पर आपका इस केस में क्या होना चाहिए, उसके आधार पर इस केस में क्या होना चाहिए, वो आप फिर फैक्ट को लिखने के बाद लिखेंगे जरूर। ठीक है। ओके सर। सर उसके बाद कंक्लूजन भी लिख सकते हैं क्या एवोल्यूशन के बाद? देखिए, जजमेंट के बाद में कहा तो मैंने कि कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मेरा जो मैं समय बचा लेता हूं अपना, मुझे एग्जाम देना पसंद नहीं है। यहाँ का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में मुझे एग्जाम देना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं उतना ही लिखता हूँ कि मुझे 60 मार्क्स आ जाए, बाकी जो है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं कंक्लूजन नहीं लिखता। लेकिन आपको यदि उससे भी ज्यादा मार्क्स चाहिए तो फिर आप कंक्लूजन भी लिखिए। ठीक है। ओके सत्यम। यस सर, बट मतलब वो सब लिखने के बाद भी नहीं देते सर मार्क्स? पिछली बार भी नहीं दिए नहीं थे। तो उसके बाद भी नहीं दिए थे क्योंकि आई टोल्ड यू ना कि यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं है। तो टू बी ऑन द सेफ साइड आप कंटेंट भी रखिए, आप लंबा आंसर भी लिखिए
और आप जो रेलेवेंट चीजें हैं वो भी लिखिए। तो 10 से 12 पेज में यदि आप आंसर लिख रहे हैं ना, तो वो आंसर ठीक माना जाता है फॉर 25 मार्क्स। बट वो 10 से 12 पेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेज में आप बहुत कम लिख रहे हैं। सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए उसमें, ताकि आपका दोनों चीज हो जाए, आपका कंटेंट भी बन जाए और आपका रेलेवेंट चीजें भी आ जाए। ठीक है? यस सर। यस, एनीथिंग एल्स? कुछ और आप लोगों को पूछना है? नो सर। ठीक है फिर। हाँ, एक मिनट। यस, एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे चीजें इंक्लूड कर देते हैं ना जब, तो आप जितने भी चीजें इंक्लूड की गई हैं सभी चीजों को अपने आप एवेल्युएशन पार्ट में लिखिए, और फिर उसके बाद फाइनल जो जजमेंट है वो लिख दीजिए। पैराग्राफ बनाने से पहले हेडिंग डाल दीजिए। जैसे सीआरपीसी के पेपर में बहुत सारी चीजें जो हैं वो लिखी गई हैं, पूछी गई हैं आपसे एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो जितनी भी चीजें पूछी गई हैं सभी चीज के लिए जो थ्योरी पोर्शन है वो आप अपने इवैल्यूएशन पार्ट में लिख दीजिए, और फिर उसके बाद फिर जो आप जजमेंट लिखते हैं उस जजमेंट को लिख दीजिए, और फिर कंक्लूजन लिखिए। और जितने भी केस लॉज हैं आपके रिगार्डिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, वो सारे केस लॉज आप अपने आंसर में लिखिए। सर टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बता दीजिए सर, क्योंकि लास्ट में बहुत हड़बड़ी में जल्दी जल्दी लिखना पड़ जाता है और राइटिंग बहुत खराब हो जाती है सर। इसीलिए तो फिर टीचर चेक ही नहीं करते हैं ना, यही दिक्कत है। हैंड राइटिंग का जहां तक बात है तो उसके लिए मैं थोड़ा माइक पहले, रिकॉर्डिंग पहले ऑफ करूँ।